हमने कल की क्लास में कवर कर लिया था कि किस तरीके से जो है जो मराठा शासन रहता है, नागपुर राज्य के शासक रघुजी तृतीय रहते हैं, उनकी जब मृत्यु होती है तो उनकी कोई संतान नहीं होने के कारण डलहौजी की हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य को हड़प लिया जाता है और नागपुर राज्य के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ आता था जिले के रूप में, उसको भी जो है हड़प लिया जाता है। इस तरीके से जो है पूरा नागपुर राज्य अब ब्रिटिश शासन के अधीन हो जाता है और पूरे नागपुर राज्य में अब प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन चालू होता है, जो 1854 से लेकर 1947 तक चलता है। और हमने आखिरी में पढ़ा था कि 1 फरवरी 1855 को जो है जैसे कि नॉर्मल हर जिले में एक एक जिलेदार आ रहा था, हमने देखा था नागपुर राज्य के अंतर्गत 5 जिले आ रहे थे, हर जिले में जो है एक जिलेदार आता था। तो छत्तीसगढ़ का जो अंतिम जिलेदार था गोपाल राव, ठीक है। अब ब्रिटिश शासन आया तो प्रशासनिक व्यवस्था में चेंज हुआ, अब जिलेदार को बोला जाने लगा डिप्टी कमिश्नर। तो गोपाल राव ने जो है छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट को छत्तीसगढ़ की सत्ता सौंप दी। ठीक है, तो यहां तक हमने कवर किया था कि 1 फरवरी 1855 को गोपाल राव, जो कि छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार थे, उन्होंने जो है अपने शासन की सत्ता सौंप देते हैं डिप्टी कमिश्नर को। तो छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर कौन थे? चार्ल्स इलियट। और अंतिम जिलेदार कौन थे छत्तीसगढ़ के? गोपाल राव। इनका पूरा नाम था गोपाल राव आनंद। आपको याद रखना, कभी आ गया तो पेपर में। और पहले डिप्टी कमिश्नर है चार्ल्स इलियट, पेपर में पूछा जा चुका है। अब यहां पर क्या है कि जैसे कि मैंने बताया था नागपुर राज्य के अंतर्गत 5 जिले आ रहे थे और हर जिले का एक एक डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। तो डिप्टी कमिश्नरों को भी जो है 3 श्रेणी में बांटा गया था। ठीक है, तो डिप्टी कमिश्नर भी 3 श्रेणी के थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो प्रथम श्रेणी के डिप्टी कमिश्नर थे उनको 1500 रुपए का वेतन मिलता था। जो द्वितीय श्रेणी के डिप्टी कमिश्नर थे उनको 1200 रुपए वेतन मिलता था मासिक। और जो तृतीय श्रेणी के डिप्टी कमिश्नर थे, यानी थर्ड जो श्रेणी थी उनकी डिप्टी कमिश्नर की, उनको 1000 रुपए मासिक वेतन मिलता था। तो जो चार्ल्स इलियट थे वो तृतीय श्रेणी के डिप्टी कमिश्नर थे, यानी तीसरे, उनको 1000 रुपए मासिक वेतन मिलता था। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज, ये डिप्टी कमिश्नर को श्रेणी जो है वो ये देखा जाता था कि उनका क्षेत्र कितना बड़ा है, कि जितना बड़ा क्षेत्र होगा वो उतनी श्रेणी में रखा जाता है। जो ज्यादा बड़ा क्षेत्र है तो उसको फर्स्ट श्रेणी का डिप्टी कमिश्नर, जैसे छत्तीसगढ़ छोटा क्षेत्र था तो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर तीसरी श्रेणी के थे, तो उनको 1000 रुपए मासिक वेतन मिलता था। अब यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, जब छत्तीसगढ़ में 1818 से 1830 के काल में ब्रिटिश अधीक्षक आते हैं, जैसे एडमंड, एगन्यू, ये सब जो आते हैं, तो उस समय ब्रिटिश अधीक्षक को जो वेतन मिलता था वो था 1700 रुपए मासिक वेतन। 1700 रुपए मासिक वेतन। और यहाँ पर जो वो तो ब्रिटिश अधीक्षक थे, यहाँ डिप्टी कमिश्नर बन के आ रहे हैं तो मैक्सिमम वेतन 1500 रुपए मिल रहा है। इसका कारण ये है कि उस समय जो 1700 रुपए मासिक वेतन मिल रहा था वो नागपुर राज्य के राजकोष से जा रहा था, और राजकोष में उस समय किसका अधिकार था? नागपुर के राजा का। तो नागपुर के राजकोष से जा रहा था, इसी के लिए वो उस समय ज्यादा वेतन दे रहे थे। जबकि अब तो छत्तीसगढ़ और पूरा नागपुर राज्य किसके अधीन हो गया है? अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो अब वो राजकोष किसका होगा? अंग्रेजों का होगा। इसी के लिए यहाँ पर वेतन में कमी की गई। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है चार्ल्स इलियट, यानी जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर थे, वो तीसरी श्रेणी के थे। अब यहाँ पर जो है जो डिप्टी कमिश्नर है उनको कार्यों में मदद करने के लिए सहायक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। डिप्टी कमिश्नर को उनके कार्यों में मदद करने के लिए सहायक कमिश्नर की नियुक्ति की गई, और सहायक कमिश्नर को उनके कार्यों में मदद करने के लिए अतिरिक्त सहायक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। क्लियर है? तो यहाँ पर कमिश्नर कितने श्रेणी के हो गए? सबसे ऊपर डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को मदद करने के लिए सहायक कमिश्नर, और सहायक कमिश्नर को मदद करने के लिए अतिरिक्त सहायक कमिश्नर। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अतिरिक्त सहायक कमिश्नर का पद था वो भारतीयों के लिए रिजर्व कर दिया गया था, यानी आरक्षित था। जो अतिरिक्त सहायक कमिश्नर होगा वो जो है वो भारतीय ही होगा, ये फिक्स कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मुख्य रूप से 2 अतिरिक्त सहायक कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, एक बिलासपुर के लिए, एक रायपुर के लिए। तो जो अंतिम जिलेदार थे गोपाल राव, या उनका पूरा नाम था गोपाल राव आनंद, उनको बनाया गया बिलासपुर का अतिरिक्त सहायक कमिश्नर,
कमिश्नर और रायपुर का अतिरिक्त सहायक कमिश्नर बनाया गया मोहिबुल हसन को। क्लियर है, हमको एक ही नाम मिलता है गोपाल राव, लेकिन रायपुर में भी अतिरिक्त सहायक कमिश्नर बने था, उनका नाम था मोहिबुल हसन। ठीक है, मोहिबुल हसन बने रायपुर के अतिरिक्त सहायक कमिश्नर और गोपाल राव बने बिलासपुर के अतिरिक्त सहायक कमिश्नर। तो आपको याद रखना, कभी कूट वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो अतिरिक्त सहायक कमिश्नर का पद था वो केवल भारतीयों के लिए रिजर्व कर दिया गया था। अब यहां पर जो है अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि नागपुर राज्य में होता था, मतलब नागपुर राज्य का संचालन करने वाले ब्रिटिश रेजिडेंट होते थे। हमने पढ़ा जेनकिंस आए थे, फिर विल्डर ब्रिटिश रेजिडेंट बने थे और उनके अंतर्गत ब्रिटिश अधीक्षक आ रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था में चेंज हुआ। जो अब जिलों के अंतर्गत शासन करने आ रहे हैं उनको क्या बोला गया, डिप्टी कमिश्नर। और जो नागपुर राज्य को ओवरऑल नियंत्रित करने वाले, जिनको हम पहले ब्रिटिश रेजिडेंट बोल रहे थे, अब उनको बोला गया ब्रिटिश कमिश्नर। ठीक है, तो जो नागपुर राज्य को नियंत्रित कर रहे थे, पूरे नागपुर राज्य को, वो थे ब्रिटिश कमिश्नर। और नागपुर राज्य के अंतर्गत 5 जो जिले आ रहे थे वहां पर नियुक्त किए गए डिप्टी कमिश्नर को। तो चार्ल्स इलियट बने डिप्टी कमिश्नर और पूरे नागपुर राज्य को नियंत्रित करने के लिए एक कमिश्नर बनाया गया, उनका नाम था मैंसल। ठीक है, तो ये नागपुर राज्य के पहले कमिश्नर थे मैंसल। यानी जब चार्ल्स इलियट छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर बन के आए तो उस समय नागपुर राज्य का जो कमिश्नर थे उनका नाम था मैंसल। क्लियर है, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि मैंसल जो थे वो नागपुर राज्य के कमिश्नर थे और जो डिप्टी कमिश्नर छत्तीसगढ़ में बन के आए थे उनका नाम था चार्ल्स इलियट। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं कि जो ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था यानी 1854 में जैसे ही ब्रिटिश काल चालू होता है, एक्चुअल में 1855 से होता है, लेकिन 1854 में तो जमींदारी जो राज्य रहता है वो हड़प लिया जाता है। तो सबसे पहले ब्रिटिश काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था चेंज आता है वो आता है कि ब्रिटिश काल में चालू होती है तहसीलदारी व्यवस्था। आगे हम इसको समझेंगे, यहाँ पर बस आपको अभी थोड़ा सा नॉलेज देते हैं कि तहसीलदारी व्यवस्था किसके शासनकाल में चालू हुई। तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ हुई है ब्रिटिश काल में। तो छत्तीसगढ़ में जो ब्रिटिश काल की देन है वो सबसे पहली प्रशासनिक व्यवस्था में चेंज जो होता है वो है तहसीलदारी व्यवस्था। तो यहाँ पर जो है 1854 से 1857 के काल के बीच में छत्तीसगढ़ में 3 तहसीलें बनाई जाती है। एक है रायपुर तहसील, एक है रतनपुर तहसील और एक है धमतरी तहसील। यानी 1854 आप बोल सकते हैं 1855 से 57 के बीच में, लेकिन क्योंकि 54 से शासन चालू हो रहा है, नागपुर राज्य 54 में हड़प लिया गया था, इसलिए हम 54 से 57 लिखे हैं। एक्चुअल में तहसील का कब बना था एक्चुअल डेट हमको नहीं पता चलता, केवल इतना जानकारी मिलता है कि 1854 से 1857 के बीच 3 तहसील छत्तीसगढ़ में बनाई गई थी। वो थी रायपुर तहसील, रतनपुर तहसील और धमतरी तहसील। और तहसील में जो प्रमुख होते थे उसको बोला जाता था तहसीलदार। तो तहसीलदारी व्यवस्था ब्रिटिश शासन की देन है। क्लियर है, तो यहाँ पर भी आपको एक चीज और याद रखना है कि जो यहाँ पर तहसीलदारों की नियुक्ति की जाती थी वो भी पद जो था भारतीयों के लिए ही रिजर्व था, आरक्षित था। यानी कोई भारतीय व्यक्ति ही तहसीलदार बन सकता था और तहसीलदार को किसके निर्देशों का पालन करना पड़ता था, डिप्टी कमिश्नर के। जो डिप्टी कमिश्नर उनको निर्देश देता था वही फॉलो करना पड़ता था तहसीलदार को। तो यहाँ पर जो है तहसीलदार का जो पद है वो भारतीयों के लिए ही रिजर्व था और डिप्टी कमिश्नर के निर्देशानुसार जो है तहसीलदार को काम करना पड़ता था। क्लियर है, अब जो है 1 फरवरी 1857, 1 फरवरी डेट याद रखिएगा, आपको डेट के हिसाब से पूछता है कि 1857 के पहले छत्तीसगढ़ में कितनी तहसील थी, तो 3 तहसील थी। अब यहाँ पर 1 फरवरी 1857 को तहसीलों का पुनर्गठन किया जाता है और 2 नई तहसील बनाई जाती है। यानी रायपुर, रतनपुर और धमतरी तहसील तो पहले से रहती है, इसके अलावा 2 और नई तहसील बनाई जाती है, नवागढ़ तहसील और धमदा तहसील। क्लियर है, तो नवागढ़ तहसील और धमदा तहसील जो है ये 2 नई तहसील बनती है। कौन सी तारीख को, 1 फरवरी 1857 को। ठीक, तो तहसीलों का पुनर्गठन हुआ और 2 नई तहसील बनी, नवागढ़ और धमदा। इसके बाद जो है अक्टूबर 1857 को, अक्टूबर 1857 को फिर से तहसीलों का पुनर्गठन किया जाता है और धमदा के स्थान पर एक नई तहसील बना दी जाती है, दुर्ग। यानी धमदा को अब तहसील से हटाकर दुर्ग को नई तहसील का दर्जा दे दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि दुर्ग की जो रायपुर से दूरी थी वो पास थी और दुर्ग जो है एक नया व्यवसाय का केंद्र बनकर उभर रहा था
और राजस्व जो था वो दुर्ग के आसपास के क्षेत्रों में बढ़ रहा था। इसी के लिए धमधा के स्थान पर दुर्ग को जो है नई तहसील का दर्जा दे दिया गया। तो अक्टूबर 1857 में भी तहसीलों की संख्या 5 थी, रायपुर, रतनपुर, धमतरी, नवागढ़, और धमधा के स्थान पर नई तहसील बनकर आई दुर्ग। क्लियर है? तो ये था तहसीलदारी व्यवस्था जो कि हम चालू हुआ है ब्रिटिश काल में। अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि मराठा कालीन प्रशासनिक व्यवस्था और ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन कहां पे आया। क्लियर है? तो मराठा काल में सबसे ऊपर होता था राज्य, जैसे कि नागपुर राज्य। उसके राज्य का जो प्रमुख होता था, नागपुर राज्य का प्रमुख हम राजा बोलते थे, जैसे रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय, अप्पा साहब, ये सब क्या थे? नागपुर के राजा ही तो थे। तो राज्य का प्रमुख होता था राजा। राज्य के नीचे आते थे जिला, जिले के प्रमुख को बोलते थे हम जिलेदार, ब्रिटिश अधीक्षक जो आ रहे थे। ठीक है, तो सबसे ऊपर राज्य, राज्य के नीचे थे जिले, जिसमें कि छत्तीसगढ़ स्वयं में एक जिला था जहां पे ब्रिटिश अधीक्षक आ रहे थे, जिलेदार आ रहे थे। जिले के नीचे आते थे परगने। ठीक है, परगने का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे कमाविजदार। एक परगने के अंतर्गत 84 गांव आते थे। अगर हम कलचुरी काल में देखें तो परगनों को ही 84 के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो मराठा काल में परगने का पद आया था, जिसको विठ्ठलराव दिनकर ने बनाया था वेंकोजी भोसले के कार्यकाल में। तो परगना आता था और परगने का प्रमुख होता था कमाविजदार, और एक परगने के अंतर्गत आते थे 84 गांव। परगने के नीचे जो प्रशासनिक व्यवस्था में आता था तालुका, एक तालुके के अंतर्गत होते थे 12 गांव, और तालुके के प्रमुख को बोलते थे तालुकेदार। ठीक है, तो ये भी कलचुरी कालीन ही पद था। कलचुरी काल में तालुके को ही बरहो के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसमें 12 गांव आते थे, तो तालुके के अंतर्गत 12 गांव होते थे, और तालुके के प्रमुख को बोलते थे तालुकेदार। और सबसे छोटी इकाई होती थी गांव, और गांव के प्रमुख को बोला जाता था गौटिया। तो ये थी मराठा कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य, जिला, परगना, तालुका और गांव। ये आपको याद रखना है, आपको ऊपर से नीचे क्रम में जमाने बोल सकता है। तो सबसे ऊपर राज्य, फिर जिला, फिर परगना, फिर तालुका और गांव। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में क्या चेंज आया। तो सबसे ऊपर है राज्य, जहां पे पहले राज्य के प्रमुख को राजा बोल रहे थे, यहाँ राज्य का हेड कौन है? कमिश्नर। देखिए ये कमिश्नर बन के आया मैंसल। ठीक है, तो सबसे ऊपर हो गया राज्य। राज्य के नीचे है जिला, जिले के प्रमुख को यहाँ जिलेदार बोल रहे थे, यहाँ पर हो गया डिप्टी कमिश्नर। जैसे कि छत्तीसगढ़ का जिलेदार बन के या डिप्टी कमिश्नर कौन आया? चार्ल्स इलियट। जिले के नीचे नई व्यवस्था आ गई तहसील, और तहसील के प्रमुख को बोला गया तहसीलदार। ये अभी नया जुड़ा। तहसील के नीचे है परगना, परगने के अंतर्गत सेम है 84 गांव, और 84 गांव और परगने के जो प्रमुख पहले वहां पे कमाविजदार बोला जाता था, यहां पे उसका नाम बदल कर दिया गया नायब तहसीलदार। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब मराठा काल में परगने के प्रमुख को कमाविजदार बोल रहे थे, ब्रिटिश काल में परगने के प्रमुख का नाम कर दिया गया नायब तहसीलदार। अब परगने के नीचे जो होता था तालुका, तालुके के प्रमुख को तालुकेदार। एक तालुके में 12 गांव आते थे, तो तालुके के प्रमुख को तालुकेदार, सेम जो मराठा काल में था। और सबसे छोटी इकाई जो थी वो गांव थी, जैसे मराठा काल में थी। यहाँ गांव के प्रमुख को गौटिया बोल रहे थे, ब्रिटिश काल में गांव के प्रमुख का नाम कर दिया गया मालगुजार। ठीक है, तो चेंज का है, गांव का प्रमुख का नाम बदलकर हो गया मालगुजार, परगने के प्रमुख का नाम बदलकर हो गया नायब तहसीलदार, जो पहले कमाविजदार था, और तहसील के एक नई इकाई तहसील जोड़ गई, तहसील का प्रमुख तहसीलदार। क्लियर है? तो यहां हमारी मराठा कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का कंपेयर हमने कर लिया ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था से। अब हम और इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि और कौन कौन से, कैसे मध्य प्रांत का गठन हुआ, पुलिस व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, ये सब पाठ अब हम कवर करेंगे। जब तक आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रशासनिक व्यवस्था में। जैसे कि हम अभी तक पढ़ते हुए थे कि नागपुर राज्य के अंतर्गत जो है 5 जिले आ रहे थे। ठीक है, उस जिले में एक जिला छत्तीसगढ़ भी था। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम देखें तो नागपुर राज्य में वही 5 जिले थे, नागपुर, चांदा, भंगरा, छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़। ये 5 जिले आ रहे थे नागपुर राज्य के अंतर्गत। वैसे ही एक और राज्य था जो आसपास था नागपुर राज्य के, जिसको हम बोलते थे सागर नर्मदा क्षेत्र। तो सागर नर्मदा क्षेत्र के अंतर्गत भी कुछ जिले थे, होशंगाबाद, सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला, बैतूल, सिवनी, नरसिंहपुर।
और थोड़े से दूर में छत्तीसगढ़ से संबलपुर क्षेत्र भी था। क्लियर है? तो 1862 के अंतर्गत जो है संबलपुर को वापस छत्तीसगढ़ में मिला लिया गया था 1862 के पहले। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नागपुर राज्य के अंतर्गत नागपुर, चांदा, भंगरा, छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़, और सागर नर्मदा क्षेत्र के अंतर्गत होशंगाबाद, सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला, बैतूल, सिवनी, नरसिंहपुर और सरगुजा जो मुख्य रूप से संबलपुर क्षेत्र। तो ये तीन जो हम राज्य पढ़ रहे हैं, राज्य नागपुर राज्य, सागर नर्मदा क्षेत्र और संबलपुर क्षेत्र। संबलपुर क्षेत्र जो है 1861 के पहले जो है वो नागपुर राज्य के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मिला लिया गया था। तो इसी के कारण जो है नागपुर राज्य, सागर नर्मदा क्षेत्र और संबलपुर को मिलाकर जो है 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया गया। यानी जो नागपुर राज्य अलग था, सागर नर्मदा क्षेत्र राज्य अलग था, संबलपुर जो 1861 तक छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आसपास आ गया था। तो इसी के लिए तीनों क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया गया जिसको बोला गया मध्य प्रांत। तो 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, आपको ये याद रखना है। और मध्य प्रांत के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ अभी तक जिला बना था, तो मध्य प्रांत के अंतर्गत एक नई प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेज चालू करना चाह रहे थे। जो अभी तक हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था राज्य, राज्य के नीचे जिला, तो राज्य और जिलों के बीच में एक और नया स्ट्रक्चर लाना चाह रहे थे अंग्रेज, जो था संभाग। तो संभाग लाने के लिए सबसे पहला ये था कि उनके द्वारा जिलों की संख्या को बढ़ाया जाए। जैसे अभी तक छत्तीसगढ़ एक स्वयं में जिला था, तो अब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो चीजें आ रही है, जो क्षेत्र आ रहे हैं, अब उनको जिलों में विभाजन करने का सबसे पहला प्रोसीजर किया गया, ताकि आगे चलकर एक नया संभाग बनाया जा सके। इसी के लिए छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले 3 क्षेत्र रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर को जिलों का दर्जा दे दिया गया। और 1862 में क्योंकि वो एक नया चीज ऐड करना चाह रहे थे संभाग, तो जो छत्तीसगढ़ अभी तक एक जिला बना हुआ आ रहा था, तो 2 नवंबर 1861 को छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिले बना दिए गए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। और छत्तीसगढ़ जो अभी तक जिले का दर्जा 1861 तक लेकर आ रहा था, उसको दर्जा दे दिया गया संभाग का। तो 1862 में छत्तीसगढ़ बना संभाग, और हर संभाग के लिए जैसे छत्तीसगढ़ संभाग बना, वैसे ही छिंदवाड़ा भी एक संभाग बन गया था, भंगरा भी एक संभाग बन गया था, चांदा भी एक संभाग बना था और नागपुर भी एक संभाग बना था। ठीक है, ये सब संभाग बने थे 1862 में। और इसके अंतर्गत जो अभी तक ये जिलों के दर्जे थे, इसके अंतर्गत ही अन्य जिले और बना दिए गए। जो छोटे छोटे स्थान थे उसको जिलों का दर्जा दे दिया गया और इसको एक स्टेप ऊपर कर दिया गया 1862 में। तो कई जगह हमको 1800 मिलता है कि रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर को 1862 में जिला बना था। घोषणा 1861 में हो गई थी, इसलिए हम इसको 1861 भी लेते हैं। बना 1862 में ही था, लेकिन पेपर में कई बार 1861 आंसर लेके चला है, तो हम भी 1861 ही मानेंगे। तो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जो है वो 1861 में जिले का दर्जा मिल गया था। कई जगह आपको 1862 भी मिलेगा, वो गलत नहीं लिखा है। नोट्स में भी 1862 लिखा है, वो गलत नहीं लिखा है, लेकिन पेपर में 1861 लेकर चला है आंसर, तो आप 1861 लेकर ही इसको बना लीजिएगा। तो 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ। किन किन क्षेत्रों को मिलाकर? एक था हमारा नागपुर राज्य, एक था सागर नर्मदा क्षेत्र और एक था संबलपुर क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया मध्य प्रांत। और मध्य प्रांत के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ अभी तक जिले का दर्जा जिसको मिला हुआ था, अब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले स्थानों को ही जिला बना दिया गया, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। और जो है 1862 में छत्तीसगढ़ को दे दिया गया संभाग का दर्जा। तो ये संभाग का क्वेश्चन तो 2-3 बार आया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा मिला 1862 में, और छत्तीसगढ़ को जिले का दर्जा कब मिला था ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो यहां पर अब आया छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा, और हर संभाग में एक एक नियुक्त कर दिया गया संभाग आयुक्त। क्लियर है? अब यहां पर देखते हैं कि मुख्य रूप से जो ब्रिटिश कालीन व्यवस्था आई, तो उस ब्रिटिश कालीन व्यवस्था के अंतर्गत जो है यहाँ पर पुलिस विभाग में क्या क्या सुधार किए गए। तो 1854 में जब छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन आता है, तो उस समय हमारी पुलिस व्यवस्था जो उसके पहले मराठा काल में बहुत लचर रहती है, केवल 1854 में पुलिस विभाग में केवल 149 कर्मचारी ही काम कर रहे थे। यानी पुलिस विभाग में जो कर्मचारी थे उनकी संख्या केवल 149 थी। तो जैसे ही शासन इलियट के पास आता है, इलियट जो है पुलिस व्यवस्था में सुधार करता है, और 1 सितंबर 1856 को
1 सितंबर 1856 को छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है वो 4 पुलिस भागों में बांट देते हैं, यानी छत्तीसगढ़ को 4 पुलिस भागों में बांट देता है। वो 4 पुलिस भाग थे रायपुर सदर, रायपुर तहसील, रतनपुर तहसील और धमतरी तहसील। अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि 3 तहसील थी, रायपुर, रतनपुर और धमतरी। फिर 1 फरवरी 1857 को चेंज होकर जो है धमधा नवागढ़ बने। फिर 8 महीने बाद और चेंज हुआ, अक्टूबर 1857 में फिर एक नई तहसील बन जाती है, जो कि मतलब धमधा के स्थान पर जो है दुर्ग को तहसील का दर्जा मिलता है। ये हमने अभी तक पढ़ा। तो उसी में आप 3 तहसील तो आप अभी 1856 में देख रहे हैं, रतनपुर, धमतरी, रायपुर, ये तीनों तहसील में पुलिस भाग, एक जो पुलिस विभाग के अंतर्गत 4 भागों में पुलिस विभाग को बांटा गया था, जिसमें जो मतलब ये 4 पुलिस भाग है, तो इसमें 3 तहसील में ही बने थे और एक अलग से भाग था, वो था रायपुर सदर। ठीक है, तो 4 पुलिस भागों में बांटा गया 1 सितंबर 1856 को, और हर पुलिस भाग में जो है 15 पुलिस थाने की स्थापना की गई। तो यानी 4 पुलिस भाग है, तो टोटल कितने पुलिस थाने बने होंगे उस समय? 60 पुलिस थाने। ठीक है, तो हर भाग में 15 पुलिस थाने बने। इसके बाद जो है 1858 में 1858 में जो है पुलिस मैनुअल लागू कर दिया गया। पुलिस मैनुअल का यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो है पुलिस किस तरीके से उनका ड्रेस कैसा होगा, वो कब हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं, उनको कैदियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैदियों को कैसा भोजन मिलना चाहिए, ये सब जो है ये पुलिस मैनुअल में रहता है। ठीक है, तो जो पुलिस के अनुशासन से संबंधित जो भी चीजें हैं वो पुलिस मैनुअल में रहती है। तो 1858 में छत्तीसगढ़ में जो है पुलिस मैनुअल लागू किया गया, और ये पुलिस मैनुअल जो है वो पंजाब के पुलिस मैनुअल का कॉपी था। ठीक है, तो कभी पेपर में पूछता है कि छत्तीसगढ़ में जो पुलिस मैनुअल लागू वो कहां का कॉपी किया गया था, तो जो पंजाब में पुलिस मैनुअल चल रहा था वही कॉपी करके छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब प्रत्येक जिले में, अब जैसे कि नॉर्मल हमने देखा 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग बना था, 1861 में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिले और बन गए थे। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो हर जिले में एक एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई, यानी प्रत्येक जिले का एक एक एसपी बना, और उसके बाद एसपी को मदद करने के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी की भी नियुक्ति की गई। क्लियर है? तो एसपी का पद सृजित कौन किया? ब्रिटिश काल में सृजित हुआ, जो आज भी चल रहा है। डीएसपी का पद भी ब्रिटिश काल में सृजित हुआ, जो आज भी चल रहा है। ठीक है, तो 1862 में जो है प्रत्येक जिले में, जैसे रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर जिला बन गया था, तो प्रत्येक जिले में एक एक पुलिस अधीक्षक रहा, और उसकी मदद करने के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक यानी एसपी और डीएसपी की नियुक्ति की गई। अगला है, प्रत्येक थाने में निरीक्षक व आरक्षकों की भी नियुक्ति की गई, यानी टीआई, हवलदार, ये सब जो है उन सब की नियुक्ति जो हुई, टीआई, एसआई, ये सब की। तो ये भी जो है 1862 से ही मुख्य रूप से प्रारंभ किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि जो पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को सबसे पहले जो है 4 पुलिस भागों में बांटा गया, रायपुर सदर, रायपुर तहसील, धमतरी तहसील, रतनपुर तहसील। प्रत्येक भाग में 15 पुलिस थाने बनाए गए, यानी टोटल हो गए 60 पुलिस थाने। उसके बाद जो है जब 1861 में नए जिले बनते हैं, तो 1862 में क्या होता है, प्रत्येक जिले के लिए एसपी और डीएसपी की नियुक्ति होती है, और प्रत्येक थानों में जो है निरीक्षक जो रहते हैं, आरक्षक, निरीक्षक, इन सब की नियुक्ति भी होती है। पुलिस मैनुअल 1858 में लागू हुआ। आपको जो चीजें मैं बोल रहा हूं ये आपको पेपर में क्रम से जमाने भी आ सकता है, जैसे छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा, पुलिस मैनुअल लागू होना, ठीक है, या मुद्रा व्यवस्था में नया सिक्का जारी होना, ये सब चीज आपको क्रम से जमाने भी आ सकता है। तो आप डेट जो है सन उसको याद करते हुए चलिएगा। अगला जो है वो है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से जो है हर जिले में क्या होता था, जैसे हमने पढ़ा जिलों में आते थे डिप्टी कमिश्नर, हमने अभी तक पढ़ा प्रत्येक जिले के लिए एक एक डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। हमारे यहाँ का डिप्टी कमिश्नर था चार्ल्स इलियट। वैसे ही जो है कई जिलों में क्या किया गया, 2 अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, एक था डिप्टी कमिश्नर और एक था जिला कलेक्टर। ठीक है, हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर और जिला कलेक्टर एक ही था, लेकिन कई जिलों में ऐसे भी नियुक्ति की गई थी जहां पर एक कलेक्टर की नियुक्ति की गई थी, एक डिप्टी कमिश्नर की, जो बड़े जिले थे। तो यहाँ पर हमारे यहाँ का जिला कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर एक ही था, जिसका नाम था चार्ल्स इलियट। यानी आप बोल सकते हैं कि अंग्रेजों की देन है कलेक्टर पद को सृजित करना, तो कलेक्टर पद भी अंग्रेजों की देन है जो आज तक चले आ रही है। तो न्याय व्यवस्था में क्या होता था कि डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर के पास जो है ये डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर के पास ये पावर होती थी कि वो जो है
निर्णय जो है किसी की भी जो है न्याय से संबंधित जो निर्णय आते हैं, चाहे वो फौजदारी मामले हो या वो मुख्य रूप से मामले हो आपके मेरे ख्याल से जो सिविल मामले, तो सिविल मामले और न्यायिक मामलों दोनों में जो है निर्णय देने का अधिकार जो था वो था जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर। शायद मैं डिप्टी कमिश्नर को डिप्टी कलेक्टर बोल रहा था, आप उसको देख लीजिएगा। डिप्टी कमिश्नर और जिला कलेक्टर जो है वो दोनों एक ही था, हमारे यहाँ अलग अलग भी हो सकते थे, तो हमारे यहाँ एक ही था। तो इनके पास ये अधिकार था कि जो है ये जो है वो डिसीजन दे सके दीवानी मामलों में भी और फौजदारी मामलों में भी। क्रिमिनल मामले जो होते थे मुख्य रूप से इन्हीं के पास आते थे, ठीक है। इसके पहले जो तहसीलदार यहाँ पर जो था, जो 1854 से 56 के काल में जो तहसीलदार था उसके पास भी अधिकार था कि वो दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकता था। लेकिन 1856 के बाद जो है तहसीलदार से ये अधिकार छीन लिया गया कि वो दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकता है और उसको केवल राजस्व काम में भिड़ा दिया गया, ठीक है। लेकिन ये दीवानी मामलों की सुनवाई 1856 तक कर सकता था। उसके बाद जो है तहसीलदार के पास कोई अधिकार नहीं रह गया, वो अधिकार चले गए डिप्टी कमिश्नर के पास या जिला कलेक्टर आप बोल लीजिए उसी के पास। तो पहले क्या होता था कि जो डिप्टी कमिश्नर या जिला कलेक्टर जो निर्णय देता था वो अंतिम होता था, उसके खिलाफ कहीं अपील नहीं की जा सकती थी। लेकिन जब यहाँ पर संभाग आया, ठीक है, 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा मिला, तो उसके बाद जो है अगर डिप्टी कमिश्नर या जिला कलेक्टर जो भी निर्णय देता था उसके खिलाफ अपील की जा सकती थी संभाग आयुक्त के पास, क्योंकि प्रत्येक संभाग का एक संभाग आयुक्त बन गया था, तो संभाग आयुक्त के पास अपील की जा सकती थी इनके निर्णय के विरुद्ध। फिर उसके बाद और सुधार किया गया, 1863 में अंतिम अपीली न्यायालय खोला गया। यानी अगर आप संभाग आयुक्त के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं अंतिम अपीली न्यायालय में, ठीक है। ये अंतिम अपीली न्यायालय के लिए एक न्यायिक अधिकारी की भी नियुक्ति की गई। इस अंतिम अपीली न्यायालय के पास ये अधिकार था कि ये किसी व्यक्ति को जो है आजीवन कारावास तक की सजा दे सकते थे। मृत्यु दंड की सजा देने का प्रावधान इनमें से किसी के पास नहीं था। मृत्यु दंड की सजा केवल उस समय गवर्नर जनरल यानी वायसराय दे सकते थे, और इनमें से किसी के पास जो अधिकार नहीं था मृत्यु दंड देने का। तो यहाँ पर अंतिम अपीली न्यायालय जो है वो नियुक्ति में न्यायाधीश की नियुक्ति की गई, जिसमें जो है डिप्टी कमिश्नर के निर्णय के खिलाफ अपील संभाग आयुक्त के पास, और संभाग आयुक्त के निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते थे अंतिम अपीली न्यायालय में, जो आपको आजीवन कारावास तक की सजा किसी को दे सकता था। बाद में जो है मतलब मृत्यु दंड जो है वो अगर उसको देना है तो गवर्नर जनरल यानी वायसराय की परमिशन लगती थी। तो ये व्यवस्था थी आपकी न्याय व्यवस्था, क्लियर है। अगला देखते हैं हम जेल व्यवस्था। जेल व्यवस्था क्या थी, यहां पर जो है 1858 के आसपास जो है 1858 के पहले जो कैदी जेल में बंद होते थे उन कैदियों को जो है मतलब खाना बना के नहीं दिया जाता था, केवल राशन दे दिया जाता था। तो वो कैदियों को, हर कैदी को अपना राशन मिलता था और हर कैदी अपने लिए खाना अलग अलग बनाता था। लेकिन चार्ल्स इलियट जो है वो आते साल उन्होंने क्या किया, मैस का प्रारंभ करा दिया, यानी कैदियों को जो है उनको राशन देने के बजाय उनको बना बनाया खाना दिया जाने लगा, और ये काम किया इलियट ने 1858 में, ठीक है। इसके अलावा जो है इलियट ने यहाँ पर यह भी व्यवस्था की कि जो क्योंकि पुलिस मैनुअल क्या लागू हो गया था 1858 में, तो यहाँ पर जो है कैदियों के स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए अगर उनकी तबियत खराब होती तो वहां पर जो है चिकित्सकों की भी नियुक्ति की गई, जो समय समय पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करते रहते थे। यानी जेल में जो है वो चिकित्सकों की भी नियुक्ति कर दी गई। इसके अलावा जो है रायपुर जेल जो था वो काफी छोटा जेल था, ठीक है। रायपुर जेल जो था शुरू में केवल 1854 के समय जो है हमारे पास केवल रायपुर जेल था। रायपुर जेल काफी छोटा जेल था जहां पर 200 से 250 कैदियों को रखा जा सकता था। उसके बाद जो है यहाँ पर इलियट ने ये व्यवस्था कराया कि अगर किसी कैदी को जो है 1 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो उस कैदी को जो है वो रायपुर जेल में बंद ना करके नागपुर जेल में बंद किया जाता था, ठीक है। तो 1 साल से कम सजा वाले रायपुर जेल में रहते थे और 1 साल से ज्यादा सजा किसी को मिलती थी तो उनको नागपुर जेल भेजा जाता था। 1885-86 में बिलासपुर जेल की भी स्थापना कर दी गई, यानी 1885-86 में एक नया जेल बना बिलासपुर में। अगला हम देखते हैं कि डाक व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आया ब्रिटिश काल में। तो डाक व्यवस्था के लिए जो 1854 से 56 या 57 के काल में रायपुर में डाकघर की स्थापना की गई।
ठीक है, कि रायपुर में डाकघर की स्थापना की गई और 1856-57 में जो है रायपुर डाकघर का जो प्रमुख बनाया गया उसका नाम था लेफ्टिनेंट स्मिथ। लेफ्टिनेंट स्मिथ जो थे वो रायपुर जेल के भी अधीक्षक थे, यानी रायपुर जेल के जो प्रमुख थे वो भी लेफ्टिनेंट स्मिथ थे। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट स्मिथ जो थे वो रायपुर डाकघर के पोस्ट मास्टर थे। ठीक है, एक्चुअल में लेफ्टिनेंट स्मिथ जेल के भी अधीक्षक थे, पोस्ट मास्टर भी थे। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि रायपुर जेल डाकघर के प्रमुख कौन थे, पोस्ट मास्टर, तो लेफ्टिनेंट स्मिथ थे। ठीक है, यहाँ पर जो है इनको मुख्य रूप से यहाँ पर 1857 के आसपास लेफ्टिनेंट स्मिथ को इसलिए बनाया गया यहाँ पर पोस्ट मास्टर, क्योंकि जब 1857 की क्रांति चालू हुई थी तो जो विद्रोही थे वो जो है मुख्य रूप से समाचार का आदान प्रदान करते थे। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट स्मिथ जो थे, अगर रायपुर डाकघर में कोई भी चिट्ठी आती थी आगे भेजने के लिए तो वो कोई विद्रोही समाचार तो एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, इसलिए स्मिथ क्या करते थे, उस लेटर जो आते थे जो आगे जाने के लिए उस लेटर को ये पढ़ते थे, पढ़ के ये पाते थे कि अगर उसमें कोई विद्रोही समाचार नहीं है तभी ये उस डाक को आगे भिजवाते थे। ठीक है, तो इसी के लिए जो है जेल के प्रमुख और डाकघर के प्रमुख एक ही व्यक्ति बनाया गया क्रांति को रोकने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट स्मिथ जो थे वो पोस्ट मास्टर भी थे रायपुर के, साथ ही साथ रायपुर जेल के प्रमुख भी थे। ठीक है, यही जो है जब सोना खान का विद्रोह होता है तो यही शांत करने भी जाते हैं, आपको याद होगा। ठीक, इसके अलावा जो थी यहाँ पर मुख्य रूप से जो डाकघर में चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह आती थी तो वहां पे मुहर भी लगती थी चिट्ठी में। तो जो मुहर लगाई जाती थी चिट्ठी में उसमें महारानी विक्टोरिया की फोटो होती थी। ठीक है, मुहर में महारानी विक्टोरिया की फोटो होती थी, आप ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है अब पोस्ट मास्टर तो बन गया, जैसा भी पोस्टमैन होते हैं जो घर घर जाके चिट्ठी देते हैं, तो उस समय जो पोस्टमैन की नियुक्ति हुई थी उनको हरकारे बोलते थे। ठीक है, तो हरकारे कौन होते थे, जो चिट्ठी को एक जगह जैसे डाकघर में जो चिट्ठी आती थी उसको जहां भेजा जाना है वहां तक पहुंचाने के लिए, तो हरकारों की भी नियुक्ति की गई थी। अगला जो देखते हैं मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था अगर हम देखें तो 1854 के पहले जो है छत्तीसगढ़ में नागपुरी रुपया चल रहा था क्योंकि मराठा शासन था। तो उसके बाद जो है 1 मई 1855 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है छत्तीसगढ़ के लिए सिक्के प्रारंभ किए, यानी सिक्के बनाना चालू किए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 मई 1855 को जो है अपना सिक्का जारी किया और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के लोगों को ये बोला गया कि आपके पास 6 महीने का टाइम है, आप नागपुरी रुपया को हमको दे दो, हम उसके बदले आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के देंगे। यानी जो जिस तरीके से आप बोल सकते हैं ये चेंज की करवाया गया, यहाँ पर नागपुरी रुपया को बंद किया गया और नागपुरी रुपयों के स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के चालू हुए। तो वो चेंज करने के लिए 6 महीने का टाइम दिया गया था। अगला देखते हैं शिक्षा व्यवस्था। जैसे हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारी जो भूमि व्यवस्था थी वो 2 भागों में बटी थी, खालसा भूमि और जमींदारी भूमि। तो खालसा भूमि सीधा मराठों के अधीन थी, यानी अब बोल लीजिए अंग्रेजों के अधीन थी, और जो जमींदारी भूमि थी वो जमींदारों के अधीन थी। तो जो जमीन मराठों या अंग्रेजों के अधीन थी खालसा भूमि, वहां की शिक्षा व्यवस्था तो ठीक थी, लेकिन जो जमींदारी भूमि थी वहां की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब थी। तो यहाँ पर जो है 1862 में जो है सबसे पहले एक शिक्षा विभाग बनाया गया। जैसे ही छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा मिला तो 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग के लिए एक शिक्षा विभाग बनाया गया जिसका मुख्यालय रायपुर रखा गया। ठीक है, तो रायपुर में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई 1862 में और शासकीय स्कूल बनाया गया। ठीक है, अब जो है जगह जगह में खालसा भूमि पर जो है शासकीय स्कूलों की स्थापना की गई। जमींदारी भूमि में भी शासकीय स्कूलों की स्थापना की जाने लगी। अब शासकीय स्कूल में जो टीचर पढ़ाने आते थे उसका 50% वेतन जो है ब्रिटिश सरकार देती थी, जबकि 50% उसका वेतन जो है वो स्थानीय जनता से वसूल किया जाता था। ठीक है, यानी अब जो टीचर के भी वेतन जो है 50% सरकार दे रही थी, 50% स्थानीय लोग दे रहे थे। वैसे ही 1882 में जो है राजकुमार कॉलेज की स्थापना की गई रायपुर में, जिसमें जो है प्रारंभ में तो जमींदारों के जो बच्चे हैं वो आकर पढ़ा करते थे। स्वतंत्रता के बाद जो है यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं उनको बच्चों को भी पढ़ाने की व्यवस्था की गई। तो राजकुमार कॉलेज 1882 में बनाया गया था रायपुर में। अगला देखते हैं वनों का विकास। वनों का विकास जो है सबसे पहले ब्रिटिश काल में ही वनों के प्रमाणिक नक्शे जारी किए गए। ठीक है, तो ये सबसे पहले ब्रिटिश काल में कहां कहां वन है उसका जो है प्रमाणिक नक्शा जारी करने का काम ब्रिटिश सरकार ने ही किया था। अगला देखते हैं कर व्यवस्था।
कर व्यवस्था में जो है अभी तक हमने बहुत सारे कर पढ़े थे मराठा काल में। अब जो है ब्रिटिश काल आते आते केवल 4 कर ही बच जाते हैं। केवल 4 प्रकार के कर ब्रिटिश सरकार खालसा क्षेत्र में लगाती है, भू राजस्व, कलाली, सायर और पंडरी। तो यहाँ पर हमने तो पढ़ा ही है कलाली क्या होता है, आबकारी कर होता है, ठीक है, सायर क्या होता है, पंडरी क्या होता है, ये हम सब मराठा काल में पढ़ते हुए हैं कि एक बिक्री कर है और एक मुख्य रूप से जो है गैर कृषक वर्ग से लिया जाने वाला कर है, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ के आए हैं। एक नया टाइप का कर है यहाँ पर भू राजस्व कर जो है। अब मुख्य रूप से हमने पहले अभी तक क्या पढ़े थे कि गांव के प्रमुख होते थे गौटिया। गौटिया क्या करते थे, गांव के मुख्य रूप से लगान डिसाइड करते थे और उसको वसूल करके सरकार तक पहुंचाते थे, यही काम करते थे। लेकिन यहाँ पर गौटिया को बोला जाने लगा मालगुजार, हमने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर क्या होता था, अब मालगुजार को क्या करते थे, जैसे गौटिया को बोलते थे आप गांव से पैसा वसूल करो, अब यहाँ पर कर दिए कि जो गौटिया थे यानी मालगुजार थे, अब उनको भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया। यानी ये भूमि जो है वो आपकी हो गई, ये गौटिया को बोलते थे। अब आपका काम है कि इन जगहों से करों की वसूली आप करो। अब देखिए, अगर उसको जमीन का मालिकाना हक मिल गया तो वो जितना टैक्स वसूल करके अंग्रेजों को पहुंचाएगा तो उस टैक्स के पीछे उसको कमीशन मिलेगा। पहले क्या हो रहा था, उसको कमीशन कम मिलता था, अब उसको बोले आपको ये जमीन आपकी हो गई। अब किसी भी मालिकाना हक किसी व्यक्ति को मिल गया तो वो उस जमीन से ज्यादा टैक्स वसूल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उसकी जमीन है और उसको उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। तो इसी के लिए एक नई व्यवस्था लाए उन्होंने, जो भू राजस्व के लिए मालगुजारी व्यवस्था जिसको बोलते हैं। यानी मालगुजार यानी गौटिया को जो है जमीन का मालिकाना हक मिल गया और उसका कमीशन बढ़ा दिया गया कि आप इस क्षेत्र से जितना ज्यादा टैक्स वसूल करोगे उतना आपको कमीशन मिलेगा और इस भूमि का आपका मालिकाना हक होगा, यानी ये भूमि आपकी हो गई, ठीक है। तो यही व्यवस्था जो थी मालगुजारी व्यवस्था, और जो कर भू राजस्व के रूप में उनसे वसूल किया जाता था वो मालगुजारों से वही होता था मालगुजारी कर। यानी उस क्षेत्र से, अपने मालिकाना क्षेत्र से जो है वो टैक्स जो वसूल करके अंग्रेजों को देते थे वही भू राजस्व के रूप में मालगुजारी कर होता था। क्लियर है? तो मालगुजार से जो कर लिए रहे हैं वही है भू राजस्व कर या मालगुजारी कर। अब जो है इसके अलावा कुछ राजस्व अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई थी इस काल में, उसका नाम आप नोट कर लीजिए, कभी पेपर में आ सकते हैं ब्रिटिश काल में कौन कौन से राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी। तो ये सभी राजस्व अधिकारी हैं रिश्तेदार, नायब रिश्तेदार, मुहासिफ, दफ्तरी, तहसील बाकी, मोहरीर, नवीस और नाजीर। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, रिश्तेदार, नायब रिश्तेदार, मुहासिफ, दफ्तरी, तहसील बाकी, मोहरीर, नवीस और नाजीर, ये थे राजस्व अधिकारी, ठीक है। तो यहां तक हमारा ये पार्ट कवर हो गया है। अब हम बेसिक जो एक और पार्ट बचा है कि 2 पार्ट मुख्य रूप से कि कौन कौन से ताबूत बनाए गए थे ब्रिटिश काल में और मुख्य रूप से कौन कौन किस प्रकार की यातायात व्यवस्था थी, वो पार्ट अब हम कवर करते हैं। फिर हम आज की क्लास उसके बाद खत्म करेंगे। फिर आगे हमारी अगली क्लास में आएगा 1857 की क्रांति। तो अब आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको आगे पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्रिटिशकालीन साम्राज्य में जो है यातायात व्यवस्था के लिए क्या प्रावधान किए गए थे। तो 1818 से 1830 के काल में हमको पता है जब एगेन्यू का काल चल रहा था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एगेन्यू के काल में जो है बंगाल से नागपुर तक सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, यानी नागपुर से बंगाल तक के लिए। तो उसमें एगेन्यू ने जो है मिस्टर फिरोज की नियुक्ति भी की थी, हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जीई रोड का जो निर्माण प्रारंभ हुआ था, ग्रेट ईस्टर्न रोड जो था उसका निर्माण कार्य एगेन्यू के समय प्रारंभ हो गया था और ये निर्माण कार्य जो है 1862 में पूर्ण हुआ था। इसलिए हम डायरेक्ट पढ़ते हैं जीई रोड का निर्माण कब पूर्ण हुआ, 1862 में। इसके अलावा जो है जैसे ही ब्रिटिश काल प्रारंभ होता है 1854 में एक लोक कार्य विभाग की भी स्थापना की जाती है, जिसे सार्वजनिक कार्य विभाग भी कहा जाता है। तो लोक कार्य विभाग की स्थापना 1854 में होती है। इसके अलावा अगर हम सड़क मार्ग की और बात करें तो ये सड़क मार्ग तो बन गया बंगाल से नागपुर का।
1896 में और सड़क मार्ग बनता है जो धर्मजयगढ़ से खरसिया का सड़क मार्ग रहता है, वो 1896 में बनता है। जसपुर से लेकर रांची सड़क मार्ग जो रहता है वो भी 1896 में बनता है। इसके अलावा 1905 में जो है रायपुर से जगदलपुर सड़क मार्ग का भी निर्माण होता है, और यही मार्ग आगे चलकर सुकमा से भोपालपट्टनम वाला जो मार्ग रहता है वो भी 1905 में ही बनता है। क्लियर है? तो 1896 में धर्मजयगढ़ खरसिया सड़क मार्ग, जसपुर रांची मार्ग, और 1905 में रायपुर जगदलपुर मार्ग और सुकमा भोपालपट्टनम मार्ग। इसके अलावा जो है 1862 में बंगाल से नागपुर वाला मार्ग। क्लियर है? इसके अलावा जो है रेलवे के क्षेत्र में भी ब्रिटिश सरकार काम करती है, और सबसे पहले रेलवे की गेज लाइन प्रारंभ करती है 1882 में। 1882 में नागपुर से लेकर राजनांदगांव तक की ट्रेन प्रारंभ होती है, जिसको हम गेज लाइन बोलते हैं। गेज यानी छोटी लाइन। ठीक है। फिर यहां पर यह डिसाइड किया जाता है कि हम इस गेज लाइन को जो है बड़े लाइन में परिवर्तित करेंगे जैसे वर्तमान में है, और जो अभी तक राजनांदगांव तक ट्रेन चल रही है उसको हम बंगाल यानी कलकत्ता तक चलाएंगे। तो 9 मई 1887 को नागपुर से लेकर बंगाल तक की बड़ी लाइन तैयार हो जाती है, और जो है इस रेल लाइन को जो है चालू किया जाता है यात्रियों के लिए 1888 में। 1888 में लाइन बनती है मई 1887 में, लेकिन यात्रियों के लिए प्रारंभ होती है 1888 में। तो ये लाइन जो है नागपुर से बंगाल तक रहती है, और इस रेल लाइन को हम बोल देते हैं दक्षिण पूर्वी रेलवे। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे नाम दे दी जाता है 1887-88 में। इसके अलावा 1890 में जो है बिलासपुर के रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाता है, यानी बिलासपुर रेलवे स्टेशन 1890 में बनता है, और सन 1900 में जो है बिलासपुर को रेल मंडल का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है। तो ये है हमारा जो है रेलवे से संबंधित और सड़क से संबंधित। इसके पहले जो भी यात्राएं होती थी वो बैलगाड़ी के माध्यम से हुआ करती थी। तो अब सड़क मार्ग बन गया अच्छे से, और रेलवे का भी मुख्य रूप से रेलवे लाइनों का भी निर्माण हो गया। अब हम देखते हैं ताहूदारी व्यवस्था के संबंध में क्या क्या इस काल में कार्य हुए। जैसे कि हमने पढ़ते हुए आ रहे थे कि सबसे पहले ताहूदारी व्यवस्था सैंडिस के समय चालू हुई थी। ठीक है। सैंडिस के समय लोरमी और तरेंगा को ताहूद बनाया गया था। उसके बाद जब रघुजीत तृतीय का काल आया 1830 से 1854 के बीच में, तो उस समय भी 2 ताहूद बनाए गए थे। जो हमने पढ़ा था वो 2 ताहूद थे, सिरपुर और लवन। उसके बाद जो है अब इलियट का काल आया, यानी 1854 के बाद का काल आया है। तो इस समय जो है 3 ताहूद बनाए जाते हैं, सिहावा, खल्लारी और संजारी। तीनों ताहूद बनते हैं 1858 को, सिहावा, खल्लारी और संजारी। क्लियर है? तो हो गए हमारे कितने टोटल? हमारे हो गए 3, 2, 5, 2, 7 ताहूद। 2 ताहूद सैंडिस के काल में बना। ठीक है। लोरमी तरेंगा। 2 ताहूद बना सिरपुर और लवन, ये रघुजीत तृतीय के काल में, और 3 ताहूद बन रहे हैं इलियट के काल में, यानी 1854 के बाद, सिहावा, खल्लारी और संजारी। तो अगर हम यहाँ पर देखें ताहूदारी व्यवस्था क्या थी कि जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाने के लिए वहां के जो अमीर व्यक्ति रहते थे उनको वो जमीन दे दी जाती थी, ताकि वो वहां पर पैसा लगाए और उस बंजर भूमि को जो है उपजाऊ बनाए, और जो वहां पर वो कृषि से उनकी जो आय होगी उस आय का कुछ हिस्सा जो है वो ब्रिटिश सरकार को दे या मराठा सरकार को दे। तो ये ताहूदारी व्यवस्था थी जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर हम देखें तो रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो है टोटल 5 ताहूत आते थे, सिरपुर, लवन, सिहावा, खल्लारी और संजारी। सिरपुर बना था 1843 में, लवन 1848 में, सिहावा 1858, खल्लारी 1858 और संजारी 1858। तो जब यहाँ पर आगे चलकर जो है ब्रिटिश काल में बंदोबस्त व्यवस्था की जाती है, बंदोबस्त व्यवस्था जो थी मुख्य रूप से 3 साल के लिए व्यक्तियों, मतलब जो भी व्यक्ति से कर लिया जाता था, 3 साल के लिए पहले से फिक्स कर दिया जाता था। यानी 3 साल तक कर की राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर 3 साल बाद करों का रिव्यू किया जाएगा कि इसको बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। फिर अगला जो कर डिसाइड किया जाएगा वो फिर 3 साल के लिए रहेगा। तो इसको 3 साला बंदोबस्त भी बोलते थे। तो यहाँ पर जो बंदोबस्त अधिकारी बनकर आए थे उनका नाम था हैविट। ठीक है। तो रायपुर में जो बंदोबस्त अधिकारी था उनका नाम था हैविट। हैविट ने यह माना कि जो ताहूदारी व्यवस्था वो ठीक नहीं है, इस क्षेत्र में जो ताहूत हम बना रहे उससे हमको कोई ज्यादा राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसी के लिए उन्होंने रायपुर के अंतर्गत आने वाले 5 ताहूत को खत्म कर दिया था। तो यह बंदोबस्त अधिकारी जो है मुख्य रूप से 1868 में बनकर आए थे, हैविट भी। ठीक है। तो ये इनके द्वारा जो है ताहूत को खत्म कर दिया जाता है। इसके अलावा बिलासपुर के अंतर्गत 2 ताहूत आते थे, लोरमी और तरेंगा।
लोरमी 1826 में बना था, 1828 में तरेंगा बना था। तो यहाँ पर जब बंदोबस्त अधिकारी आते हैं, उनका नाम रहता है चीसम, या इनको चीजम भी बोलते हैं। तो चीसम जो है 1868 में 1868 में यहाँ के बंदोबस्त अधिकारी बन के आते हैं, पहले बंदोबस्त अधिकारी रहते हैं। चीसम ये पाते हैं कि जो बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले ताहूत हैं, उनसे उनको अच्छे राजस्व की प्राप्ति हो रही थी। इसी के लिए वो क्या करते हैं, ये ताहूत जो लोरमी और तरेंगा रहते हैं, इनको जारी रखते हैं। और ये लोरमी और तरेंगा 1947 तक जो है, यानी स्वतंत्रता तक ताहूत बने हुए रहते हैं। क्लियर है। तो रायपुर के अंतर्गत आने वाले ताहूत खत्म हो जाते हैं, जबकि लोरमी और तरेंगा ऐसे ताहूत थे जो स्वतंत्रता तक बने रहते हैं। क्लियर। इसके अलावा जो है, जैसे ही 1862 में संभाग बन जाता है छत्तीसगढ़, और अन्य संभाग भी बन जाते हैं, तो इसके बाद जो 1862 में जो है कमिश्नरी चालू की जाती है। तो यहाँ पर जो है मध्य प्रांत के जितने अंतर्गत जो संभाग आ रहे थे, वहां पर कमिश्नरी प्रारंभ करते हैं। ठीक है, संभाग के अंतर्गत आप बोल सकते हैं कई सारी कमिश्नरी प्रारंभ करते हैं। तो मध्य प्रांत के अंतर्गत टोटल 5 कमिश्नरी बनाई जाती है, सागर, जबलपुर, नागपुर, रायपुर और गोदावरी। तो जो रायपुर कमिश्नरी रहती है, उसके अंतर्गत रायपुर जिला, बिलासपुर जिला और संबलपुर जिला आते हैं। तो आपसे पेपर में सिर्फ इतना पूछा जाएगा, आपको बस वो याद रखना और डिटेल में नहीं जाना है कि रायपुर कमिश्नरी कब बनी थी। तो वो 1862 में बनी थी। क्लियर है। तो मध्य प्रांत के अंतर्गत टोटल 5 कमिश्नरी बनी थी, सागर, जबलपुर, नागपुर, रायपुर और गोदावरी। तो रायपुर कमिश्नरी के अंतर्गत 3 जिले आते थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो रायपुर कमिश्नरी का दर्जा मिला है 1862 में, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। तो ये है हमारा जो मुख्य रूप से ब्रिटिश काल में प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन आए। अब हम अगली क्लास में कवर करेंगे यहाँ पर जो 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ में क्या क्या विद्रोह हुए, वो पार्ट कवर करेंगे। फिर उसके अगले वीडियो में हम कैसे जमींदारों को रियासतों का दर्जा मिला, वो कवर करते हुए जो स्वतंत्रता आंदोलन है, फिर वो वाली क्लास प्रारंभ करेंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में।